नाजरीन, आपको अब तक की खुसूसी बजट ट्रांसमिशन के अंदर खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर और ट्रांसमिशन के अंदर मेरे साथ मौजूद होंगे मारूफ एंकर जनाब सैफान खान साहब, जो मेरा साथ देंगे। हम दोनों की जानिब से आपको खुश आमदीद, और इसके साथ ही आपको बताता चलूँ कि बजट 22-23 बहुत ही मुश्किल बजट होगा, टफ बजट होगा। इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो कि मुल्क की मईशत को बचाने के लिए इक़दामात की सूरत के अंदर सामने आएंगी। आदाद शुमार तो आपके सामने आते रहेंगे, ताहम ये कल बड़ी मुज़हका खेज़ चीज़ें हुई। हैरानगी की बात यह है कि नून लीग के 1.5 महीने के अंदर अगर कोई गलती हो जाए तो उसका ब्लेम तो शहबाज शरीफ साहब की वजारत उज़्मा को दिया जा रहा था, लेकिन अगर इक्तिसादी जायज़ा पेश किया जाए और अहदाफ के मुकम्मल होने या उनके हासिल होने की खबर आ रही थी तो उसका क्रेडिट पीटीआई लेने के लिए आगे पेश थी। तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि इधर उसूल कवायद व ज़वाबित क्या लागू होंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि माजी की हुकूमत भी और मौजूदा हुकूमत भी चाहेगी तो यही कि मुल्क की मईशत जो है दोबारा से पटरी पर आ जाए, क्योंकि इसके पॉलिटिकल डायमेंशंस भी हैं और इसके इकोनॉमिक डायमेंशंस भी हैं। इसके साथ साथ हमने कल इक्तिसादी जायजे के अंदर कुछ अहम चीजें देखी। जो टारगेट्स तय किए गए थे वो काफी हद तक पूरे कर लिए गए, कामयाब हो गए हम उसको हासिल करने में। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इकोनॉमी के की इंडिकेटर्स कितने भी इंप्रूव हो जाएं, इंटरनेशनली हमारी रेटिंग डाउनग्रेड क्यों हुई। प्रॉब्लम यह है कि आईएमएफ प्रोग्राम के अंदर हम बड़ी इजीली एंटर क्यों नहीं हो पा रहे। अगर सारे अशारिये सही संप पे हैं तो फिर कहीं ना कहीं कोई ना कोई इशू या प्रॉब्लम जरूर है। अब उसको माइक्रो मैनेज कैसे किया जाएगा, इसके मुतालिक हमें बताया जाएगा। 6% का जीडीपी ग्रोथ रेट टारगेट एक बहुत ही टॉल, डिफिकल्ट और मैं ये कह सकता हूं कि चैलेंजिंग टारगेट है, क्योंकि मुझे ऐसा महसूस होता है कि इतनी ज़्यादा इन्फ्लेशन हो जाने की वजह से सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ये दुनिया भर में, तो दुनिया भर में रिसेशनरी प्रेशर बढ़ेगा। और जब रिसेशनरी प्रेशर बढ़ेगा उसमें इतनी जीडीपी ग्रोथ रेट रियल यानी हकीकी मानों में हासिल करना कितना मुश्किल होगा, ये तो अब कबल वक्त है कहना। साथ ही साथ आप ये भी नोटिस करें कि बुनियादी तौर पे जो हुजूम रखा गया है, यानी 9,500 बिलियन, मेरे ख्याल दिस ऑल्सो इज ए वेरी एम्बिशियस टारगेट। और इसको अचीव अगर कर लिया भी जाए तो भी अगर लिटरली डॉलर टर्म्स में देखा जाएगा, यानी डॉलर टर्म्स में देखा जाएगा, तो शायद ये कलेक्शन उतनी नहीं होगी। यहाँ पर कुछ अहम सवालात मेरे जहन में भी हैं, मैं चाहूँगा इस पर डिस्कोर्स और डिस्कशन भी हो। इसीलिए मैं चाहूँगा कि हमारे साथी एंकर जनाब सैफान खान साहब डिस्कशन को ज्वाइन भी करें, इस पर अपना तजिया भी दें और चंद अहम नुकात के बारे में हमें बताएं भी। जी, वेलकम करता हूँ सैफान खान साहब आपको। जी अली साहब, देखिए बिल्कुल मैं भी 100% शायद इत्तफाक करता हूँ जो आपने गुफ्तगू की है। और ये खास तौर पे इकोनॉमिक सर्वे के जो नंबर्स हैं वो तो हमने देखा यही कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तरफ से फौरी तौर पर उसका क्रेडिट लेने की कोशिश की गई। लेकिन यहाँ पर आज का दिन बहुत अहमियत का हामिल है। इसलिए भी अहमियत का हामिल है नाज़रीन क्योंकि आज हमें ये पता है कि हुकूमत की जो ड्यूरेशन है एक लिमिटेड ड्यूरेशन है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट किसी तरह भी साजगार नहीं है, मैं जियोपॉलिटिकली भी कहूँ, इकोनॉमिकली भी कहूँ। खास तौर पर जो इंटरनेशनल मार्केट में अजनास और दीगर कमोडिटीज की कीमतों के अंदर हम यकदम एक देख रहे हैं कि इंक्रीज है, तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भी अच्छा नहीं है। अब नॉर्मली जो बजट होता है नाज़रीन, वो आपके एक्सपेंडिचर्स, रेवेन्यूज, बजट डेफिसिट, मुख्तलिफ एस्टिमेट्स, आपकी रिसोर्स यूटिलाइजेशन, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, यानी ये 5-6 मोटी मोटी चीजें होती हैं जिसको एड्रेस करता है। हाँ, इसमें एक पॉलिसी डायरेक्शन भी गवर्नमेंट का समझ में आता है। आज का दिन जो होगा वो अहमियत का हामिल इसलिए भी होगा कि हम सबकी नजरें मिफ्ता इस्माइल साहब पर होंगी या हम सबकी नजरें हुकूमत की माशी टीम के ऊपर होंगी कि आज वो क्या पॉलिसी डायरेक्शन जो है इस वक्त इस मुल्क को देने जा रहे हैं। और ना सिर्फ हम सबकी, बल्कि आपको ये बताते चलें कि इस वक्त जो पाकिस्तान की जिस तरह रेटिंग एजेंसीज की बात अली नासिर साहब ने भी की, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, जो इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट्स हैं, जो बॉन्ड मार्केट्स हैं, जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं,
मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन है, आपके बॉन्ड यील्ड्स कहां जा रहे हैं, आपके डिफॉल्ट रिस्क कितना बढ़ रहा है, उन सब की नजरें भी आज इस बजट पर जरूर होंगी। यकीनी तौर पर यह बजट इंतहाई अहमियत का हामिल इस वजह से न सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट प्लेयर्स उनके सेंटिमेंट्स को भी एड्रेस करने की कोशिश करेगा, बल्कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में जो पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी हर्ट हुई है पिछले कुछ दिनों के दौरान, पिछले कुछ महीनों के दौरान ड्यू टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और जो लैक ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज, तो हम ये देखेंगे कि उनका रिएक्शन इस बजट पर क्या आता है। इस तरह हमने कहा कि एक्सपेंडिचर्स हैं, रेवेन्यूज हैं, बहुत सी अहम चीजें हैं, बहुत से टारगेट्स हैं, वो तो सेट होंगे, लेकिन पॉलिसी डायरेक्शन क्या होगा, क्या डायरेक्शन देते हैं ये मौजूदा हुकूमत, ये भी सबको देखना होगा। सैफान खान साहब, आपसे मेरा एक सवाल भी है, जी। क्योंकि आपने देखा होगा कि हाल ही में एक अहम अखबार को दिए गए बयान में जनाब मियां मंशा साहब, जो पाकिस्तान के बड़े मारूफ ताजिर सनतकार हैं, उन्होंने ये बात की कि बैग बोरो, उनसे मंसूब है कि बैग बोरो और स्टील डॉलर्स, इन अदर वर्ड्स ही इज़ ट्राइंग टू से कि इनकरेज करें एफडीआई को। और डॉलर की कदर के अंदर हम देख रहे हैं कि 200 रुपये से ज़्यादा अभी उसका दाम चल रहा है, रेट चल रहा है। क्या पाकिस्तान के अंदर कोई अहम एफडीआई एक्सपेक्टेड होगी? क्योंकि अगर रुपी स्ट्रेंथन करता है इसके बाद तो फिर एफडीआई अट्रैक्टिव होगी, तो कोई ऐसी इतला मेरे पास नहीं। दूसरी चीज़ ये है कि एक्सपोर्ट के बहुत सारे लोगों के प्रोसीड्स आ रहे हैं। मेरे ख्याल से आपका मतलब क्या एक्सपेक्टेशन होगी कि ये डॉलर की कदर को 200 रुपये से ज़्यादा जो रखा गया है, इसको ज़्यादा बाइंड कर दिया गया है, क्या इसके अंदर कोई मतलब ये कि कमी बेशी आने की कोई गुंजाइश मौजूद है? क्या कहते हैं आप? देखें, ये तो इम्पॉर्टेंट है कि आईएमएफ प्रोग्राम में जब से हम आए हैं तो मार्केट डिटरमिन्ड रेट है, एक्सचेंज रेट जो हमारा तय हो चुका है, लेकिन इससे पहले कि एफडीआई आएगी या नहीं आएगी, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है कि हम जो एग्रीमेंट, जिस तरह आप कह रहे थे कि आईएमएफ प्रोग्राम, इसका क्लोजर बड़ा जरूरी है। देखें अली नासिर साहब, हम ये सब जानते हैं कि कितने ये जो जिस तरह से टॉक्स चल रही हैं, इस दौरान पेट्रोल सब्सिडीज का जो माजरा हुआ, और इस वक्त इन टॉक्स की बुनियाद पर यह जो क्लोजर ऑफ एग्रीमेंट होता है आज के बजट के बाद, आईएमएफ किस तरह क्लोज करता है इस एग्रीमेंट को, ये होगा, ये तो इमीडिएट टास्क है। उसके बाद फिर एडीबी, आईडीबी, वर्ल्ड बैंक, दीगर मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस, हाँ, और साथ साथ आपको ये पता है कि चीन और सऊदीया भी अपने जो डिपॉजिट्स हैं या उनकी तरफ से भी जो पैसे आने हैं, वो भी उन्होंने एक तरह से लिंक आईएमएफ से किए हुए हैं। तो इस सूरत हाल के अंदर आईएमएफ इज द की राइट नाउ कि अगर आईएमएफ का प्रोग्राम, पहला तो हमें ये स्टेप करना है मौजूदा हुकूमत को इन द नियरेस्ट शॉर्ट टर्म कि हम इस प्रोग्राम में इस एग्रीमेंट को क्लोज कर सकें और ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस पे क्लोज कर सकें जिसकी पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस भी इतनी ज्यादा ना हो। हम सब जानते हैं कि कोलिशन गवर्नमेंट है, वैसे ही इनके कंधों पे जिम्मेदारी ज्यादा है। ये सब सियासी जमातें हैं, जाना इन सबको आवाम के सामने है। इससे पहले भी शहबाज साहब कह चुके हैं और कोलिशन कह चुकी है कि जो डिसीजंस ये ले रहे हैं उसकी यकीनी तौर पर इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस तो हैं, लेकिन उसकी जो पॉलिटिकल फॉलआउट है, उनका जो पॉलिटिकल कैपिटल गिरेगा उससे, वो अपनी जगह है। तो उन सबको सामने रखते हुए इन्हें पहले तो ये एग्रीमेंट क्लोज करना है। उसके बाद जिस तरफ मियां मंशा साहब इशारा कर रहे हैं और जिस डील की वो बात कर रहे हैं, शायद एलएनजी की डील है, कुछ डिपॉजिट्स आने की डील है, और जो दीगर पैसे आने हैं सऊदीया से, चाइना से, या जो मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन से, वो शायद फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को आपके सपोर्ट देंगे। वो तो आपको पता है क्योंकि कल भी रिजर्व्स गिरे हैं एंड दे आर नाउ बिलो $10 बिलियन। अब यहां से अगर ये पैसा आता है, ये सारे इनफ्लोज आते हैं, तो हमारा एक्सचेंज रेट यकीनी तौर पर वो कुछ हद तक उस पर बेहतरी आएगी, हम रुपए की कदर में इजाफा होगा। लेकिन फिर भी आप मुझसे बेहतर अली साहब समझते हैं कि ये इलाज नहीं होगा, ये भी एक कहा जाए कि एक टेम्पररी ट्रांजिटरी पीरियड होगा। इसके बाद अगर आपने फौरी तौर पर हमारे इंपोर्ट्स, जो कि कल हमने देखा है $77 बिलियन के इंपोर्ट्स है, तारीख में सब में बड़े इंपोर्ट्स हो चुके हैं। अब इन इंपोर्ट्स को अगर हम यहां पर नहीं कर्टेल डाउन करते, हमने कुछ कोशिशें की हैं, लेकिन आपने देखा इस महीने का भी जो इंपोर्ट बिल है उसमें कोई कमी नहीं आई है, अराउंड $6.64 बिलियन आया। तो इंपोर्ट कर्टेल डाउन किए बगैर, मर्ज का इलाज किए बगैर ये पैसे अगर आ भी जाते हैं तो एक्सचेंज रेट को कुछ तो सपोर्ट मिलेगी, कुछ माह सपोर्ट मिलेगी। लेकिन जैसे कहा जाए कि जो मर्ज है, जो बीमारी है, उसका इलाज या उसका सर्जिकल ऑपरेशन शायद जब तक नहीं हो, जब तक फिर हम ये नहीं तवक्को कर सकते कि एक्सचेंज रेट एक अच्छी पोजीशन पे आ जाएगा। हमने सुना है 160, 150 बहुत से लोगों की तरफ से कि शायद हो, लेकिन जब तक इलाज नहीं होगा, अली नासिर साहब आप भी बेहतर समझते हैं, फिर जब तक ये तवक्को रखना कि इसमें बहुत ज्यादा बेहतरी आएगी, मुझे नहीं लगता कि आने लगी है कोई बेहतरी। ये बड़ी अहम बात आपने की है। आईएमएफ का मामला जो है, इट इज़ स्टिल इन लिम्बो, बट इट्स सॉल्व्ड, बट इट वुड रिक्वायर वेरी वेरी डिफिकल्ट डिसीजंस, जिसका पॉलिटिकल फॉलआउट बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर कुछ सोल्यूशन बेस्ड अप्रोच पर चलेंगे। सैफान साहब ने
बात की है इंपोर्ट कर्टेलमेंट के बारे में, कुछ सजेशंस मैं लिख कर आया था, मैंने कहा वो भी प्रेजेंट करेंगे, उस पर थोड़ी डिस्कशन भी करेंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। हमारी खुसूसी नशरियात बजट 22-23 के ऊपर बात हो रही थी। ब्रेक पे जाने से पहले हम यही कह रहे थे कि जनाबे वाला इंपोर्ट कर्टेलमेंट जो है वो एक चैलेंज है। हम क्योंकि हमेशा सोल्यूशन बेस्ड करते हैं ट्रांसमिशन, तो चंद सजेशंस हैं, गुजारिशात हैं, सिफारिशात तो नहीं हैं, गुजारिशात हैं, वो हुकूमत के सामने रखते हैं ताकि उनको बजट बनाने में इस जिसे आप कहते हैं बिल्कुल फाइनल मोमेंट्स में काफ़ी हेल्प मिले। पाकिस्तान में अगर इंपोर्ट कर्टेलमेंट करनी है तो आपको याद रखना पड़ेगा कि पाकिस्तान की एनर्जी इंपोर्ट्स दे आर द बिगेस्ट चंक ऑफ आवर टोटल इंपोर्ट्स। अब एनर्जी इंपोर्ट्स यानी तवानाई के शोबे के अंदर जो चीज़ें इंपोर्ट की जाती हैं उनमें कमी लाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे ख्याल से औरतों का मेकअप और कुत्तों का खाना कभी भी मौजू नहीं रहा। मौजू ये होना चाहिए कि किस तरह से हम अपने मुल्क के अंदर खाम मादनी तेल रिफाइंड और भी मुख्तलिफ जो इस तरह की पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं या उसके बाई प्रोडक्ट्स हैं उनमें कैसे कमी लाएं। इसमें सबसे ज़्यादा गौरतलब चीज़ ये कि फिलफौर हुकूमत को हाइब्रिड गाड़ियों की इंपोर्ट खोल देनी चाहिए, उसको टैक्स फ्री कर देना चाहिए ताकि विद इन 1 ईयर हमारे मुल्क के अंदर इतनी ज़्यादा हाइब्रिड गाड़ियाँ या लो फ्यूल कंजम्पशन वाली गाड़ियां आ जाएं कि हमारे तेल की जो एटलीस्ट ट्रांसपोर्ट रिलेटेड जो कंजम्पशन है उसके अंदर तकरीबन 20% तक कमी आए। इसके साथ साथ दूसरा जो मेजर इशू है वो ये है कि पाकिस्तान की इंपोर्ट्स का एक और बहुत बड़ा चंक खुर्दनी तेल है यानी कि एडिबल ऑयल, जिसके अंदर कमी लाने की ज़रूरत है। मैं फिर यही कहूँगा, औरतों का मेकअप, कुत्तों का खाना इज शुड बी द लास्ट ऑफ आवर कंसर्न्स। हमारा एम ये होना चाहिए कि इस तरह से हम खुर्दनी यानी कि एडिबल ऑयल कंजम्पशन को कम करें। इसको कम करना तभी पॉसिबल है, इसकी इंपोर्ट को कम करना तभी पॉसिबल है जब हम इंडिजिनसली अपने यहाँ जो है जिसे आप कह सकते हैं खुर्दनी तेल एडिबल ऑयल की प्रोडक्शन शुरू करें। बहुत सारे ऐसे सीड्स हैं जिनसे ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनको ग्रो करने से फिर बाद में उनमें से ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। खाने का तेल उसको हमने कम करना है। केमिकल इंडस्ट्री है, मुख्तसर रखूंगा, 2 और नुकात हैं। केमिकल इंडस्ट्री है, केमिकल इंडस्ट्री को इनकरेज और सपोर्ट करने के लिए पाकिस्तान को फिलफोर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स फॉर केमिकल इंडस्ट्री बनाने पड़ेंगे या एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल जोन्स के अंदर मौजूद जो केमिकल इंडस्ट्रीज हैं उनको स्पेशल स्टेटस देना पड़ेगा। और चौथा नुक्ता बहुत ही मुख्तसर जो मैं आपके सामने बयान करना चाहूँगा वो है पाकिस्तान की मशीनरी इंपोर्ट्स। पाकिस्तान को इंडिजिनसली जो मशीनरीज रिक्वायर्ड हैं उसके जो इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनसे OEM लाइसेंसेस के अंदर या उसके अलावा कोशिश ये करनी है पाकिस्तान के अंदर भी हम उनके पुर्जाजात मैन्युफैक्चर करें ताकि गाड़ियां तो हम अपने यहाँ असम्बल कर रहे हैं, हम ये मशीनें भी असम्बल करना शुरू करें एज ए फर्स्ट स्टेप। हमारे साथ अब जनाब सैफान खान साहब मैं गुजारिश करूंगा कि आप मामले को आगे लेकर चलें। शमाइल दाऊद साहब भी हमें चुके हैं, शोबा सेहत के माहिर हैं, मैं चाहूंगा आप थोड़ी सी बात उनसे भी करें। जी सैफान खान साहब। शुमाइल दास साहब को भी खुशामदीद। और बिल्कुल एग्जैक्टली यही है। और इसमें शायद जो एनर्जी की साइड पर हम अगर इंडिजिनस सोर्सेज की तरफ जाएं, सिर्फ ये ऐड करना चाहूँगा, जैसे हमारे पास कोल है, सोलर है, विंड है, न्यूक्लियर है, तो वो कंट्रोल करने के नहीं। और जिस तरह आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात ये की है, खुर्दनी तेल जो है, ये एडिबल ऑयल, पाम ऑयल सीड जो है, ये इसके बारे में अगर थोड़ा सा हम देखें तो ये 1931 में ये सीड यहाँ आना शुरू हुआ। यहाँ पर अगर हम अपनी कंजम्पशन की बात करें खुर्दनी तेल की तो सिर्फ साल 2018 से 2022 के दरमियान तकरीबन 1.5 करोड़ टन ये हम कंज्यूम कर चुके हैं। रोजाना के हिसाब से तकरीबन 13,000 से ज्यादा टन सिर्फ खुर्दनी तेल पाकिस्तान कंज्यूम करता है। अब इस सूरत हाल में जब तेल की कीमतें 203 रुपए पहले जून को बढ़ी हैं, और आपको दूसरी अहम बात यह कि हमारा जो बिल है इंपोर्ट बिल, उसमें $4 अरब $4 बिलियन सिर्फ हमारा जो ये ऑयल इंपोर्ट बिल जो पाम सीड है हम इंपोर्ट करते हैं। अब इस सूरत हाल के अंदर हमारे पास 200 से ज्यादा कारखाने तो बन गए हैं जो इससे घी बनाते हैं या तेल बनाते हैं, लेकिन क्यों कोई हुकूमत जो है
वो इसकी डोमेस्टिक प्रोडक्शन यानी जिससे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हो सकती थी, हमें जरूरत नहीं पड़ती इंपोर्ट करने की, क्योंकि शायद विल नहीं था और लेजीनेस थी जिसकी वजह से हम इंपोर्ट पे जा नहीं सके। और इसमें एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि साल 2000 के अंदर हम 77% तक जो हमारा डोमेस्टिक ऑयल कंजम्पशन था वो इंपोर्ट करते थे, लेकिन साल 2020 तक यानी ठीक 20 साल बाद ये फिगर बढ़कर 86% हो चुकी है। यानी हम 86% तक जो तेल कंज्यूम कर रहे हैं खुर्दनी, वो हम इंपोर्ट कर रहे हैं। मैं इस बात पर बहुत इस वक्त मुझे अच्छा लगा, मैंने जब सुना शहबाज शरीफ साहब को आज से ठीक 2 दिन कबल जब वो तमाम बिजनेस कम्युनिटी के साथ बैठे हुए थे और वहां उन्होंने तस्करा भी किया और उन्होंने खुद सवाल उठाया कि आखिरकार क्या वजह है कि हम इसको डोमेस्टिकली प्रोड्यूस नहीं कर सकते। आज से कुछ दिन कबल राना तनवीर हुसैन साहब जो फेडरल मिनिस्टर हैं, मिफ्ता इस्माइल साहब, वहां भी एक इजलास हो रहा था और वहां मैंने सुना है कि उन्होंने कहा है कि एक ऑल्टरनेट प्लान मौजूद है जिसके जरिए इसकी प्रोडक्शन को यहां पर किया जा सकता है, जिसके बाद इस इंपोर्ट बिल में फर्क पड़ सकता है। ये वो चीज है शायद जो फौरी तौर पर और जिसे कहा जाए मीडियम टू लॉन्ग टर्म में इंपैक्ट आना भी शुरू हो सकता है। और दूसरी तरफ एनर्जी है हमारी, जो हम जानते हैं इनएफिशिएंट प्लांट्स हैं जिनको शायद फौरी तौर पर बंद होना चाहिए और आपकी जो हाइडल, सोलर और दीगर सोर्सेस हैं उसकी तरफ हमें टैप करना चाहिए। शुमाइल साहब आपकी तरफ भी आना चाहेंगे, आप थोड़ा इकोनॉमी, मुझे पता है आपकी ग्रिप इकोनॉमी पे भी स्ट्रॉन्ग है, हेल्थ के शोबे से आपका ताल्लुक है, आप कुछ रिकमेंडेशंस देंगे खासतौर पे इंपोर्ट बिल के हवाले से? शुमाइल दाऊद साहब। जी बहुत शुक्रिया। मैं अभी जब आप डिस्कशन जारी थी, जो नो ब्रेनर है वो तो यही है कि हमारा जो बड़े इंपोर्ट बिल्स हैं उनको किस तरह से तब्दील किया जाए। देखिए अब कल जो सर्वे आया उससे हमें ये नजर आ रहा है कि इकोनॉमी ग्रो तो हुई है, चाहे वो इंडस्ट्री हो, सर्विसेज हो, एग्री हो, हर एक चीज में कुछ ना कुछ बढ़ोतरी हुई है और ये खुशाइंद है और हमारा जीडीपी भी बढ़ा है। लेकिन इस चीज की भी एक सिचुएशन क्रिएट होगी कि हम बहुत तेजी से ग्रो नहीं कर सकते और उसकी वजह यह कि हमारी पूरी मईशत का जो दारोमदार है वो इंपोर्ट पे है, चाहे वो रॉ मटेरियल पे हो, चाहे वो तेल पे हो, चाहे खुदनी तेल पे हो। तो ऑल्टरनेट्स जो है वो हमने तो खुद ही वो पैदावारी सलाहियत अपनी ऑल्टरनेट्स की पैदा नहीं की। आप जिस तरह अभी जिक्र कर रहे थे, पाम ऑयल, खुदनी तेल जो है या ऑलिव्स जो हैं, ये अब गुज़िश्ता दिहाई में लगे हैं और उसके अब असरात आना शुरू हुए हैं। यही इसी तनासुब से हम पाम ऑयल को भी यहाँ पे पूरी पट्टी हमारी जो गवादर से लेके और ये साहिली इलाकों में इससे हम वो खुदनी तेल की पैदावारी सलाहियत बढ़ा सकते हैं। इसी तरह से मैं यहाँ जिक्र करना चाहूँगा कि बहुत से मुल्क मसलन ब्राज़ील, उन्होंने आपकी जो वेस्ट है जो खासतौर पे शुगर इंडस्ट्री से निकलती है और वो बाकायदा पाकिस्तान से एक्सपोर्ट होती है, उसको मिक्स किया जाता है आपके यानी कि फ्यूल के अंदर और उससे आपकी जो फ्यूल की कंजम्पशन है वो बेहतर हो जाती है और अच्छा खासा 25 से 30% आप बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह के ऑल्टरनेट सॉल्यूशंस के जरिए हम अपने जो इंपोर्ट बिल को कम करने की जरूरत है, कोई शक नहीं कि लग्जरीज हमें कम करने की जरूरत है और हमें ऑल्टरनेट, चाहे वो यानी कि गाड़ियों की मद में ऑल्टरनेट्स हों, ईवीज हों या हमारे सोलर पैनल्स हों, हमें ज्यादा से ज्यादा इन चीजों की तरफ जाना है ताकि हमारा दारोमदार बाहर से आने वाली अशिया पे कम होता जाए और रॉ मटेरियल्स भी हमें खुद साख्ता सस्टेनेबल बुनियादों पे देखना है, ताकि बाहर से इंपोर्ट करने के बाद हम फिर उसको रीएक्सपोर्ट कर रहे हैं तो वो उसके लिए फिर हमें डॉलर की ज्यादा अशद जरूरत रहती है। आखिरी चीज मैं जिक्र करना चाहूंगा कि मुझे बताएं, ये आपके जिक्र ये एक छोटी सी बात सिर्फ आपसे यहाँ पर अली भी अगर इस पर ऐड करना चाहें, क्योंकि ये जो एनर्जी सेक्टर है ये तो एक हमें ऐसा लगने लगा है कि एक ऐसा जिन भूत बन चुका है जो हर हुकूमत आती है आके अपने मैनिफेस्टो में और हमसे वादा करती है कि सर्कुलर डेट को रीस्ट्रक्चर किया जाएगा, टीएनडी लॉसेस कम होंगे, हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी खासतौर पर डिस्कोज हैं उनको, क्योंकि ये जो इम्पोर्ट बिल है ये इसमें बहुत बड़ा किरदार एनर्जी सेक्टर का भी है। तो हर हुकूमत आती है, कहती है, बातें करती है, बल्कि उसमें और एड ऑन करके चली जाती है। पिछली हुकूमत 1100 अरब पे छोड़ के गई, 2500 अरब पे छोड़ के गई, उससे पिछली हुकूमत 1100 अरब पे छोड़ के गई। हमारी मुतवातिर हुकूमतें जो हैं वो ऐसे डिसीजंस नहीं कर पाते, पॉपुलिस्ट डिसीजंस करते हैं बार बार। अभी देखें अभी भी जो हमें बहुत मुश्किलात का सामना हुआ वो पॉपुलिस्ट डिसीजंस। आई थिंक एक वक्त आ गया है, मैंने कल भी ये कहा एक प्रोग्राम में, कि हमें रियलिस्टिक डिसीजंस लेने हैं और आवाम के साथ सच बोलने की आदत डालें। हम ये तो कह रहे हैं कि पॉलिटिशियंस जो हैं वो आपस में सच बोले हैं और
रिकंसिलिएशन और तमाम इस किस्म की बातें करते हैं। अवाम के साथ सच बोलें, उनको हकीकत बताएं। हम हमेशा उनको एक फॉल्स पैराडाइम देते हैं। तो आई थिंक एक वक्त आ गया, ये गलत बात है। हमारी जो लग्जरीज हैं, हमारे जो अखराजात हैं, वो गैर जरूरी, हमें नॉन एसेंशियल्स अखराजात, अभी हमें पता चला हालिया कि देखिए हमारे मुल्क में बेतहाशा लोग जो हैं वो फ्री यूटिलिटीज इस्तेमाल करते हैं, वो फ्री उनको ऐसी सर्विसेज और पर्क्स की मद में मिलती हैं, इवन रिटायरमेंट के बाद भी मिलती हैं। तो आई थिंक कि अगर कौम इस काबिल हो और हमारी किटी में इतने पैसे हों, 100 बिस्मिल्लाह उनको हम जरूर दें, लेकिन जब है ही नहीं तो फिर हम किस तरह से बाहर से हम पैसे मांग के डेट लेके, और हम लोगों को ये अय्याशी है। आई थिंक वी नीड, बिल्कुल यहाँ पर ऑस्टेरिटी की जरूरत है, ऑस्टेरिटी की जरूरत है। सॉरी फॉर इंटरप्टिंग यू। शमाइल दाऊद साहब हमारे साथ अब मौजूद हैं, जनाब जफर पराचा साहब जो कि जाहिर बात है एक अहम कारोबारी शख्सियत भी हैं और बिलखुसूस जो फॉरेन एक्सचेंज का एक शोबा है उसमें महारत भी रखते हैं। वेलकम करता हूं जफर पराचा साहब आपको। जी शुक्रिया आपका। जफर पराचा साहब, मैं आपसे बुनियादी तौर पे ये जानना चाह रहा हूं कि बजट के अंदर ऐसा सोचा जा रहा है कि चंद ऐसे इकदामात लिए जाएंगे जिनके नतीजे में IMF मुतमईन हो जाएगी। उसके बाद ये तासुर दिया जा रहा है कि डॉलर का जिन काबू में आ जाएगा। अभी जो एरेटिक बिहेवियर है ये शायद इस वजह से है कि भाई थोड़ी स्टेबिलिटी आनी चाहिए, एक्सपोर्टर भी थोड़े से परेशान है कि ऐसा ना हो एकदम बजट के बाद धड़ाम से गिरे तो उनकी जो एक्सपेक्टेशन है वो भी हर्ट हार्म हो। तो मेरे ख्याल से ये जो पीरियड है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन कह रहे हैं कि बजट प्रेजेंट होने के बाद IMF मुतमईन होगा, डॉलर की कदर कम होगी। क्या कहते हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। देखिए जनाब, बात यह है कि ये बजट आने के बाद और IMF की डिमांड्स पूरी करने के बाद बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि डॉलर नीचे आएगा, ठीक है, और हम भी पुरुम्मीद हैं कि डॉलर नीचे आएगा। उस सूरत में आएगा कि जब हमको बाहर से पैसे मिलेंगे और माकूल पैसे मिलेंगे, क्योंकि सिर्फ IMF के $1 बिलियन से कुछ नहीं बनेगा, मज़ीद सऊदी अरब और ये वो। लेकिन बात यह है कि अब हम ये देखना है कि कब तक ये सिलसिला चलेगा। जैसे अभी मेरे भाई फरमा रहे थे, मैं उनकी बात की तायीद करूँगा कि ये आखिर कब तक मांगे तांगे से गुजारा चलेगा, क्योंकि ये तो जो हमारा जो कशकोल है उसके नीचे जो है ना सुराख है बहुत बड़ा। जो हिडन जो हमारी मरात हैं, जो अभी पिछले दिनों हमें मामूली सी पता लगी हैं कि किसी को 1 लाख रुपए महीने का पेट्रोल, किसी को 50,000 रुपये महीने का पेट्रोल, तो लेकिन ये तो बहुत छोटी सी बात है। जी जी। आपके प्रोग्राम में मैं पहले कई दफ़ा कह चुका हूँ, जो पार्लियामेंटेरियंस हैं और लोग हैं जिनको सवाबदीदी फंड दिए जाते हैं, जब बजट आता है 30-30 करोड़ रुपए फी पार्लियामेंटेरियन को दे दिए जाते हैं, औरों को दे दिए जाते हैं, तो ये सारा बोझ ख़जाने पे पड़ता है और वो पैसे कर्ज लेने के लिए हमको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स के पास जाना पड़ता है और फिर वो अपनी शराइत हम पे लागू करती हैं। जैसे कि डॉलर इस वक्त हमारे यहाँ 203 रुपए के ऊपर ट्रेड हो रहा है। बात यह अगर हम अपनी एक्चुअल वैल्यू देखें पाकिस्तानी रुपए की, तो ये 160-65 रुपए से ऊपर नहीं होना चाहिए, लेकिन क्योंकि उनकी शराइत है तो उनकी शराइत की वजह से हमारा डॉलर इतना वीक है। नहीं, इसाक डार साहब ने तो ये बात की है कि ही वुड लाइक टू सी द डॉलर अराउंड द पैरामीटर जो आपने भी जिक्र किया है। इसाक डार साहब का ये कहना है, तो वो आपके साथ इत्तेफाक करते हैं, लेकिन उसके लिए और बहुत सारे मेजर्स लेने पड़ेंगे। आपके ख्याल से क्या वो हम ले लेंगे? सची जो देखिए इस बजट में हमको बड़ी उम्मीद थी कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था किफ़ायत शारी, लेकिन इस बजट में जो अभी तक तजवीज़ सामने आई हैं बजट अनाउंस होने से पहले, कोई किफ़ायत शारी वाली बात नज़र नहीं आई, सिवाय कॉस्मेटिक कि जी इतनी तनख्वाह कम कर दें, इतना पेट्रोल कम कर दें। इससे तो मैं समझता हूँ $100 मिलियन का भी फ़र्क नहीं पड़ेगा पूरे साल में। उसके साथ साथ जो मेजर उनको वो लेने थे स्टेप्स वो नहीं लिए। देखिए एक तो सबसे अहम बात यह है कि हम इंपोर्ट बेस्ड कंट्री बनाए जा चुके हैं नहीं, हमको टैग करना पड़े एक्सपोर्ट के साथ इंपोर्ट को, और ज़्यादा बेहतर ये होगा कि हम एक्सपोर्टर को इंपोर्ट करने की इजाज़त दें। जो जनरल इंपोर्ट नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक पे जाने से पहले हम बजट के मुतालिक बात कर रहे थे अपनी खुसूसी ट्रांसमिशन में, बजट 2022-23, और बात कुछ ऐसी है कि जनाबे वाला अगर आप इस चीज़ को गौर से देखें तो आपको समझ में आएगी कि ये बजट जो है इसमें हमने ज़्यादा सेटिस्फाई उन लोगों को करना है
IMF को करना है, बैरूनी इदारों को करना है, क्योंकि अगर हमें वहाँ से हरी झंडी न दिखाई गई, हमें गो हेड न दिया गया, तो कोई भी और डोनर एजेंसी या मुल्क हमें लोन नहीं देगा। अब इस बजट के अंदर क्या चीज़ होगी, बेसिकली हमें बहुत सारी चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी जो इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स के हिसाब से हो। वो चाहते हैं हम सब्सिडीज़ हटा दें, और याद रखें हम सब्सिडीज़ वगैरह देने की पोजीशन में भी नहीं है, तो ये ज़्यादातर गलत नैरेटिव है। बेसिकली दी सब्सिडीज़ आर टैक्स सब्सिडीज़। टैक्स सब्सिडीज़ मैं चाहूँगा सैफान खान साहब आपकी जानिब भी आऊँ। टैक्स सब्सिडीज़ की जब बात की जाती है, सब्सिडीज़ की बात करते हैं तो इन दोनों चीज़ों को कंफ्यूज कर देते हैं। सब्सिडी तो वो होगी जो हुकूमत अपने पल्ले से पैसे निकाल कर आवाम की फलाह बहबूद, इंडस्ट्री के फ़रोग के लिए या फिर मईशत को बेहतर करने के लिए खर्च कर रही होगी। टैक्स सब्सिडी के माने ये हैं टैक्स की छूट। टैक्स की छूट उस सूरत में होती है कि पहले टैक्स लगाया जाए, फिर टैक्स की मद में ली जाने वाली रकम या शरह को कम कर दिया जाए। तो हमारे यहाँ इसमें बड़ी कन्फ्यूजन है। मैं चाहूँगा कि आप इस मुतल्लिक बात भी करें और हमारे फाजिल मेहमानों से भी जानने की कोशिश करें, जनाब ज़फ़र प्राचा साहब से और शमाइल दाऊद साहब से, कि इस दफ़ा के बजट के अंदर जो बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि सब्सिडीज़ ख़त्म कर दी जाएं और मरात इंजॉय की जा रही हैं, इसको मरात का नाम दिया जा रहा है। थोड़ा सा इस पर वजाहत कीजिएगा कि सब्सिडी तो हकीकतन वो है जहां हुकूमत अखराजात करके किसी को रिलीफ दे रही हो। जी सैफान। एग्जैक्टली देखें, ये बहुत अहम नुक्ता है। अब आप इसमें ये देखें अली कि जब इमरान खान साहब ने पेट्रोल की कीमतें कम की थी, आप उस वक्त एग्जैक्टली उन्होंने एक बयान दिया था कि, और एक नहीं कई बार वो जलसों में ये बयान दिया था कि मेरे जो टैक्स रेवेन्यूज़ हैं अनएक्सपेक्टेडली हमने ज़्यादा रेवेन्यूज़ कलेक्ट कर लिए हैं। तमाम जो तर्जुमान थे वजारत ख़जाना के या वजारत ख़जाना ने ये कहा था कि हमने टैक्स ज़्यादा कलेक्ट कर लिए हैं और उस टैक्स से हम ये पेट्रोल की सब्सिडी देने जा रहे हैं। दूसरी अहम बात यह कि जिस तरह आपने कहा, हमने पहले भी ये बात की थी कि हर डिसीजन का एक इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस तो है, लेकिन उसका एक पॉलिटिकल फॉल आउट है। कोई भी सियासी जमात अपने पॉलिटिकल कैपिटल को हर्ट नहीं करना चाहेगी, लेकिन यहां पर बहुत अहम यह समझना है कि अगर कोई सियासी जमात अपना सर्वाइवल भी चाहती है तो मुल्क का सर्वाइवल जरूरी है। यानी मुल्क अगर इकोनॉमिक ग्रोथ रिवाइव नहीं होती, जॉब क्रिएशन नहीं होती, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन नहीं होती, तो फिर आपका पॉलिटिकल सर्वाइवल भी इस पर डिपेंड कर रहा है। तो ये जो आज फैसले करने हैं बजट में, जो आपको आज पॉलिसी डायरेक्शन देना है, आपको ये जहन में रख के देना है कि आपको इस मुल्क की मईशत को स्टेबलाइज करना है, आपको हमें ग्रोथ और जॉब रिवाइवल पे तरफ लेके जाना है और उसके लिए कुछ फैसले करना अहम है। जहां तक सब्सिडीज की बात है, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, अनफंडेड फंडेड सब्सिडी, लेकिन सब्सिडी के हवाले से हमने देखा है कि हमें क्लियरली जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके जो प्रिंसिपल्स हैं और जो इजाजत कहते हैं आप या जो भी उनकी तरफ से अब तक हमारा एग्रीमेंट है, वो जितनी भी सब्सिडीज अगर हम ट्रांजिटरी नेचर की चैनल भी हमें करनी है तो वो थ्रू BISP या एहसास या जो भी आपका जो टारगेटेड सब्सिडीज का प्रोग्राम है उसके तहत आप कर सकते हैं। अच्छा, इस सिलसिले में एक नेशनल सोशल इकोनॉमिक रजिस्ट्री भी हुकूमत ने उसको मुरतब किया था या अपडेट किया था। तो यही कहा जा रहा है कि आप NSER के तहत अगर आप इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी देना चाहते हैं, फर्टिलाइजर, फ्यूल, कोई भी सब्सिडी देना चाहते हैं, और हमने देखा कि उस हुकूमत ने एक पैकेज अभी रिसेंटली 2000 रुपए का अनाउंस भी किया था। तो ये बात तो वेरी मच क्लियर है कि इस बजट के अंदर अगर कोई सब्सिडी हुकूमत रख सकती है, क्योंकि जिस तरह हम जानते हैं कि इस बजट के ऊपर सबसे ज्यादा नजरें इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की हैं, जिसमें मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, खास तौर पे जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, बॉन्ड मार्केट्स में हमारे डिफॉल्ट रिस्क बढ़ गए, तो ये इन सबकी नजरें इसके ऊपर हैं। तो इस सूरत हाल के अंदर अगर सब्सिडी होगी इस बजट में तो दैट विल बी ओनली टारगेटेड सब्सिडीज थ्रू द चैनल, थ्रू द BISP और एहसास प्रोग्राम, जो मुझे लगता है। मैं प्राचा साहब आपसे पूछना भी चाहूंगा, और खासतौर पे आप भी कुछ टैक्स छूट की बात कर रहे थे, आज एक फिगर ये भी आई है प्राचा साहब के एक तरफ तो हम सब्सिडी खत्म करते हैं, दूसरी तरफ साबका हुकूमत में हमने देखा प्राचा साहब के बार बार एमनेस्टीज आई या बाज ऐसे तबकात थे जिनको मराद भी दी गई या फिर उनको किसी ना किसी तरह से उनको ये ऑफर दी गई कि वो इकोनॉमिक ग्रोथ का हिस्सा बने या उनके माजी के ट्रांजैक्शंस को नहीं पूछा जाएगा। इनके बारे में आपकी क्या राय है, और आप समझते हैं कि तकरीबन जो 5.2 खरब रुपए का एक हजम सामने आ रहा है कि ऐसी छूट दी गई थी या किसी तरह छोड़ दिया गया था कुछ तबकात को, ये खत्म करनी चाहिए और क्या इसका इम्पैक्ट होगा? प्राचा साहब। जी जनाब, देखिए आपने बहुत सही फरमाया कि जो एमनेस्टी स्कीम है वो नहीं आनी चाहिए जी। वो जो शख्स एमनेस्टी अवेल करता है वो अपना 30 से 35% टैक्स चोरी करके और बरसों यानी कि 10 साल 20 साल जो कि 300-400 गुना हो जाता है,
और वो 2-4% दे के और वो अपने आप को अपने सारे गुनाह माफ़ करा लेता है और वो बाकी सब लोगों का हक मारता है, और उसकी जगह जो 10-12 लाख टैक्स पेयर हैं या जो हमारी 20-22 करोड़ की आवाम है वो इनडायरेक्ट टैक्स पे करती है उसके हिस्से का टैक्स। तो एमनेस्टी तो अब नहीं आनी चाहिए कोई भी, और IMF और दीगर जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स हैं वो भी इसके ख़िलाफ़ हैं। वो कहते हैं एमनेस्टी नहीं आनी चाहिए। अब रह गई बात सब्सिडी देने की। सब्सिडी जो दी जा रही है वो सिर्फ और सिर्फ मरात याफ्ता तबके को दी जा रही है। अब जैसे आपने फरमाया कि जो अली नासिर ने कि जो टैक्स के अंदर गवर्नमेंट छूट देती है वो अपनी पॉकेट से नहीं देती, दूसरे लफ्ज़ों में तो वो पॉकेट से ही देती है, डेबिट क्रेडिट तो करना पड़ता है। जो टैक्स लेना था वो नहीं लिया और उसकी छूट दे दी। तो ये जो सब्सिडी है ये अवाम की कपड़े उतारने वाली जो सब्सिडी है वो तो चंद $100 मिलियन की है पूरे साल में। वो सब्सिडी ज़रूर देनी चाहिए। जो मरात याफ्ता तबका है उसके ऊपर सब्सिडी ख़त्म करनी चाहिए, और जो उनको मरात दी जा रही हैं ख़ास तौर पे पार्लियामेंटेरियंस को, जो हम सौबदीदी फ़ंड देते हैं जब भी बजट पास कराना होता है हुकूमत ने, या कोई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आता है तो पता लगता है जी 40 करोड़ रुपए फ्री मेंबर उनको दे दिया गया तरक्याती फ़ंड के नाम पे। वो बहुत बड़ा एक कई $बिलियन बन जाते हैं, वो हमें करना पड़ेगा। फिर इसके साथ साथ बजट में जो हमारी उम्मीदें थीं वो अभी तक हमें नज़र नहीं आ रही। हमारा ख्याल था कि कोई मैसिव ये अपना एक्सपेंस को कट करेंगे ना, जबकि वो अभी तक कोई बात सामने नहीं आई सिवाय पेट्रोल जो है 30% 40% कम करने के सरकारी लोगों का। उससे तो चंद $100 मिलियन का भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये मैं समझता हूँ सिर्फ और सिर्फ विंडो ड्रेसिंग है। और जैसा मैंने आपसे पहले कहा कि हमको अपनी इंपोर्ट कट करनी है। अच्छा अब्राज साहब, एक चीज़ इसमें आपने गुफ्तगू की है, मैं अगर शुमाइल साहब को भी इसमें शामिल करना चाहूँ, ये बात अली साहब आप भी इस पर अगर बात करना चाहें कि जो ये हुकूमत है एक कोलेशन गवर्नमेंट है, कोलेशन गवर्नमेंट में और ख़ास तौर पे हमने देखा है कि इससे पहले हमने देखा है कि कोहेरेंस नज़र नहीं आती। वफाक एक तरफ चल रहा होता है, सूबा सिंध एक तरफ चल रहा होता है, पंजाब एक तरफ, खैबर पख्तूनख्वा एक तरफ। अब क्या हम तवक्को रखेंगे कि जैसे प्राइमरी सरप्लस का टारगेट है या फिर आपकी फिस्कल कंसोलिडेशन का टारगेट है या आपके NFC के मामलात हैं जो शेयर की इस पर डिस्ट्रीब्यूशन होती है, क्या आपको लगता है कोई हार्मनी नजर आएगी? शुमाइल दाऊद साहब, इस दफ़ा बजट के हवाले से खास तौर पे फिस्कल साइड पे उसका कोई पॉजिटिव इंपैक्ट भी होगा? हमने ये देखा है कि बहुत अच्छा रिलेशनशिप मुराद अली शाह साहब और शहबाज शरीफ साहब का अब तक हमें नजर आया, तो कोई आपको लगता है इंपैक्ट होगा इसका पॉजिटिव? और हमजा शहबाज उनके खुद बेटे हैं वहां पे वज़ीर आला तो पंजाब में। शुमाइल साहब, नहीं देखिए, एक चीज तो मैं क्रेडिट दूंगा कि प्राइम मिनिस्टर और इस गवर्नमेंट की जो एक रिकंसिलिएटरी एनवायरनमेंट है वो पॉजिटिव है, और उससे और कुछ नहीं तो मुश्किल फैसले करने की उनमें जहां दिक्कत भी आती है लेकिन कंसेंसस बिल्डिंग की बात उनकी वो ताकत भी बन जाती है। लेकिन क्या वो वाकई ही वो मुश्किल फैसले करेंगे, मुझे ऐसा लग नहीं रहा। अभी तो ये बजट जिस तरह अभी आपकी सब डिस्कशंस कर रहे थे तमाम मेहमान, आई थिंक ये तो बेसिकली सर्वाइवल बजट है कि हमने IMF को उनकी शरायत को मतलब पूरा करना है ताकि हमें वो जो लाइन मिलनी है, स्टैंपिंग होनी है इंटरनेशनली, ताकि और ममालिक से भी जो पैसे मिल जाएं, ताकि वो जो पैसे हमें डेट में मिलें चाहे हम उसको यहाँ पर डिपॉजिट करें, हमारा जो कह लें स्टेट बैंक का जो खजाने का जो लेवल है वो 10 से 12 बिलियन की तरफ चला जाए और इवेंचुअली फिर हायर साइड पे चला जाए। लेकिन जो मैं एक चीज वापस लाना चाह रहा हूँ, जो आपकी अर्लियर डिस्कशन हो रही थी एग्जेम्पशंस के हवाले से, देखिए मैं अभी आपके इस ब्रेक के दौरान भी देख रहा था, अभी जो कल ये जो डिटेल्स आई हैं, सर्वे आया है, क्यूमुलेटिवली प्रीवियस गवर्नमेंट के जो साल गुजरे हैं उन्होंने 5.2 ट्रिलियन की टैक्स एग्जेम्पशंस जो हैं वो 4 साल में दी, जो 87% था तमाम टैक्स कलेक्शन का उस औकात में। अब आप इमेजिन करें कि जब तक हम ये नहीं देखेंगे कि ये जो टैक्स कलेक्शन है और जो टैक्स एग्जेम्पशन है, एग्जेम्पशन देने का मकसद क्या है कि वो सेक्टर या वो जो सेगमेंट है, चाहे वो इंडस्ट्री का है, सर्विस का है या किसी भी तरह से उसमें मुंसलिक है,
वो पैदावारी सलाहियत क्या बढ़ा रहा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या ला रहा है, एक्सपोर्ट की मद में क्या फायदा कर रहा है, और मुल्क की पैदावारी सलाहियत को कैसे बढ़, हम कभी भी इसको देखते नहीं है। अब कल भी जो सर्वे आया है वो पूरे का पूरा बड़ा डिटेल में होता है, लेकिन उसके अंदर सब चीजें कंसोलिडेटेड होती हैं, हमें एग्जैक्टली नहीं पता चलता। तो जब तक हम अकाउंटेबिलिटी को नहीं देखेंगे, कॉस्ट बेनिफिट इश्यूज को नहीं देखेंगे, तो हम ये ब्लाइंड जो सब्सिडीज देते जाते हैं विदाउट परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस अप्रेजल के बगैर हमारे पास कोई रिजल्ट्स नहीं आएंगे, नहीं देनी चाहिए। और बड़ी अहम बात आप कर रहे हैं। आई जस्ट हैव टू रन ऑफ फॉर अ शॉर्ट ब्रेक। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर शमाइल साहब आपसे भी बात करेंगे, जफर आपसे भी बात करेंगे। लेट्स टेक शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक टू आवर स्पेशल ट्रांसमिशन ऑन बजट 22-23। और ब्रेक पे जाने से पहले बड़ी अहम गुफ्तगू हो रही थी। जनाब सैफान खान साहब भी रोशनी डाल रहे थे, जफ़र पराचा साहब भी बता रहे थे कि उनके जो ये मराहत हैं और जो सब्सिडीज़ हैं उनको किस तरह से ट्रांसलेट किया जा सकता है और उनका इम्पेक्ट किस तरह से होगा। और बिलखुसूस शमाइल दाऊद साहब बहुत सारी चीज़ों पर रोशनी डाल रहे थे, उनकी बात थोड़ी सी नामुकम्मल रह गई। मैं चाहूँगा कि वो अपनी बात को कंक्लूड कर लें, फिर हम मामलात को आगे लेकर चलेंगे। जी शमाइल दाऊद साहब, आप कुछ कह रहे थे। जी मैं बहुत शुक्रिया, मैं बस कंक्लूड करता हूं अपना पॉइंट। तो मेरा बेसिक जो पॉइंट है कि हम जो आज जो बजट अनाउंस होगा, या गुज़िश्ता 3-4 सालों में भी आया या उससे पहले भी आया, उसमें हम कभी भी अकाउंटेबल नहीं करते कि हमने अगर हुकूमत ने बजट में सब्सिडी दी सेक्टर को, उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही। अब वो परफॉर्मेंस की जो रीजंस हैं वो विंडफॉल इफेक्ट्स होते हैं बाज़-औक़ात। मुश्तक शायद आपकी आवाज़ आना एकदम रुक गई। दोबारा से आपसे रब्ता करते हैं और कोशिश करते हैं कि ये मामला हल हो। साथ ही हमारे साथ जफ़र पराचा साहब भी मौजूद हैं, तो मैं मुख्तसरन उनकी जानिब जाता हूँ ताकि ये पॉइंट जो उन्होंने कहा है उसको कंक्लूड भी कर लें, थोड़ा सा ऑस्टेरिटी पे भी बात कर लें। अब जफ़र पराचा साहब, बात कुछ ऐसी है कि आपने कहा कि जो ऑस्टेरिटी मेजर्स हैं, यानी सादगी के लिए जो इकदामात लिए जा रहे हैं या बजट के अंदर भी जो मेंशन किए जाएंगे, दे एट मोस्ट विल बी कॉस्मेटिक। अगर इन इक़दामात को हकीकी बनाना है तो आपके ख्याल से ऑस्टेरिटी के लिए, सादगी पसंदी के लिए क्या इक़दामात ऐसे लेने चाहिए जिनसे एक इम्पैक्ट क्रिएट हो? क्योंकि आपने कहा कि अगर जो अभी जो मौजूदा तौर पर चीज़ें की जा रही हैं उनसे इम्पैक्ट $100 मिलियन से ज़्यादा नहीं होगा, यह आपकी जो है इंटरप्रिटेशन थी। क्या हकीकी इक़दामात हैं, बताइए। हकीकी इक़दामात ये हैं कि हमको अपने खर्चे कम करने हैं, अपनी इनकम के साथ टैग करने हैं। ये नहीं कि हम रोज़ गवर्नमेंट हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर लेके खर्च कर दे और फिर जो नई हुकूमत आए वो पिछली हुकूमत पे डाल दे। ये तो इस तरह हमको एक ना ख़त्म होने वाला सफ़र चलता रहेगा। इसके साथ साथ जैसे मैंने आपसे कहा कि हमको अपनी इम्पोर्ट को रिड्यूस करना पड़ेगा एक्सपोर्ट के साथ साथ। फिर दूसरा जो शमाइल दाऊद साहब ने कहा कि जो सब्सिडी दी है उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। पिछले दिनों हमने रियल एस्टेट सेक्टर को बहुत ज़्यादा सब्सिडी दी और आपने जो देखा, जो आपकी टारगेटेड जो उसके अंदर जो टारगेट्स थे वो उनकी जो ग्रोथ है उससे भी बहुत ज़्यादा नीचे रही। तो उसके लिए हमको उसको रेगुलेट करना पड़ेगा। उसके लिए एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बना के फिर ये जो रियल एस्टेट सेक्टर है इसके साकरा अकाउंट खोलना पड़ेगा और उसको मस्ट बी अंडर द रीट आना चाहिए, चाहे उसमें कंस्ट्रक्शन कंपनी हो, चाहे उसमें ब्रोकरेज फर्म्स हो, क्योंकि ये मशरूम ग्रोथ है और हर आदमी इस तरफ जा रहा है और इससे हमारी जो हैवी इंडस्ट्री, लोकल इंडस्ट्री तबाह हो रही है। इसके साथ साथ जो आज बजट में हमने सुना कि जी $10,000 की पाबंदी लगाई जा रही है पर मंथ और $1 लाख एक, तो ये जो पाबंदी लगाई जा रही है, ये बात मैं वाज़े करना चाहता हूँ आपके तवज्जुह से कि हमको हुकूमत या कोई बैंक डॉलर मुहैया नहीं करता। हम मिस्टर ए से लेके मिस्टर बी को दे देते हैं और जिस तरह हम कोई भी शख्स जितना मर्जी चाहे गोल्ड ख़रीद ले, जितनी मर्जी प्रॉपर्टी ख़रीद ले, कोई भी कमोडिटी ख़रीद ले, ये वो कमोडिटी है। अगर हम लोगों पे पाबंदी लगाएंगे, क्योंकि हम 30 से 35 बिलियन डॉलर लेके आ रहे हैं मुल्क में एक्सचेंज कंपनीज, अगर उसके सामने $1-1.5 बिलियन चला भी जाता है
तो कोई हर्ज नहीं है। अगर हम इस तरह पाबंदियां लगाएंगे तो लोग डॉलर लेके आपके मुल्क में नहीं आएंगे। अच्छा, थोड़ा सा मुझे ये बताइएगा, इसका क्या ट्रेड फाइनेंस पे भी इम्पैक्ट आएगा, इन द सेंस के जो एक्सपोर्टर्स हैं अपनी प्रोसीड्स को आपसे इनकैश करवाते हैं, कभी कभार इंपोर्टर्स आपसे परचेज करते हैं, तो ये जो आप बता रहे हैं कि लिमिटेशन अप्लाई होगी, तो ये क्या उसको इम्पैक्ट करेगी? हमसे इंपोर्टर्स या एक्सपोर्टर्स से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल से डील करते हैं। हम खुद अरेंज करते हैं डॉलर, और तकरीबन हम $6 बिलियन सालाना इंटरबैंक में सेल करते हैं। तो मेरा कहना यह है कि पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज बरकरार रहना चाहिए, क्योंकि जितनी पाबंदियां लगाई गई हैं उससे हुंडी, हवाला और स्मगलिंग को फ़रोग मिला है। अब आप जो अगर इस तरह पाबंदी लगाएंगे तो $10,000 के ऊपर, या अगर जिसने हमको डॉलर हमको देना है वो लीगल विंडो पे नहीं आएगा, बाजार में $5 ऊपर चल रहा है, वो उसको कॉल करेगा, वो उसके घर आके उसको डिलीवर कर जाएगा। तो मैं ये कहूँगा कि जूं जूं दवा की मर्ज बढ़ता गया, तो जितने ने इन्होंने इक़दाम किए हैं, इस जो ग्रे मार्केट है वो ग्रो हुई है और उसको हेल्प मिली है। तो ये हमको इसको बजाय हम फ्री मार्केट की तरफ जाएं, इस तरह पाबंदियां लगाने से डॉलर का रेट मज़ीद बढ़ेगा और आपकी जो इनवर्ड रेमिटेंसेस हैं और जो इनफ्लोज हैं वो कम होंगे। फिर इसके साथ साथ जो आपने कहा कि हमको और क्या काम करना है, तो एक तो सादगी अपनानी है और ख़र्चे कम करने हैं, फिर इंपोर्ट को एक्सपोर्ट के साथ लाजमी टैग करना है। अगर एक्सपोर्टर को आप इंपोर्ट करने की परमिशन देंगे तो आपके नए एक्सपोर्टर्स पैदा होंगे और नई मार्केटें बनेंगी। नहीं तो ये इन चीज़ों का कोई हल नहीं है। ये इन चीज़ों का कोई हल नहीं है जब तक कि हम उन तमाम अवामिल को स्टडी करें जिन पर ज़फ़र पराचा साहब ने बात की। अब हमें ज्वाइन कर चुकी हैं मारूफ एंकर अब तक न्यूज़ की फरिया साहिबा। सैफान खान साहब की जानिब भी जाऊँगा। सैफान खान साहब, आप उनको वेलकम भी करें और गुफ्तगू के अंदर अपनी वैल्यूबल इनपुट देकर उनकी जानिब जाइए। जी एग्जैक्टली, फरिया को खुशामदीद भी कहते हुए, और मैं सिर्फ एक पॉइंट यहाँ पे, क्योंकि शुमाइल साहब ने कहा था और आपने सवाल पूछा था अली उनसे कि एग्जाम्शंस के हवाले से वो 87% 52 ट्रिलियन की उन्होंने जो फिगर दी है, तो वो सुनने के बाद तो यकीन करें कि मैं इस वक्त यही सोच रहा हूँ कि हमने जो पिछली हुकूमत में कोशिशें की कि डिजिटलाइज कर दें एफबीआर को, ऑटोमेट कर दें सिस्टम को, थर्ड पार्टी डेटाबेस को लिंक कर दें एफबीआर से, या फिर हम पीओएस सिस्टम्स बना दें, या उसके अलावा जो कोशिशें हुई, जिस तरह से कोशिशें हुई वो फिर किस लिए हुई, अगर हमने 5.2 यानी 87% अपने रेवेन्यूज जो थे उसकी एग्जेम्पशंस हमने दे दी हैं। तो दैट इज अ वेरी वेरी बिग क्वेश्चन, और शायद हम आगे चल के पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस पर ही बात करेंगे। एक रिपोर्ट थी जो डॉक्टर इशरत हुसैन साहब ने फिर काबीना ने मंजूरी दी थी, उसमें कुछ 85 SOEs का जिक्र था, वो कितने लॉसेस करती हैं और किस तरह से उनको रिस्ट्रक्चर या जो भी आगे करना है उस बारे में बात हुई थी, लेकिन आगे बात करेंगे। फरिया, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आज के बजट को आप किस तरह देख रही हैं? तौर पे जो सियासी हालात हैं और मुश्किल फैसले हैं, आप समझती हैं तमाम सियासी जमातें मुश्किल फैसले करते हुए जिसके उनके पॉलिटिकल कैपिटल पे असरात पड़ते हैं, नेगेटिव, डरती हैं। क्या आपको लगता है कि आज ये हुकूमत मुश्किल फैसले कर पाएगी, ये कोalition मुश्किल फैसले कर पाएगा? फरिया, आपको मेरी आवाज आ रही है? मेरा ख्याल है कि फरिया को आपकी आवाज नहीं जा रही। सैफान साहब, मेरे ख्याल आप शमाइल दाऊद साहब की जानिब जाइए। जी शमाइल साहब, आप आ चुके हैं साथ, तो आप बताएं कि आपने ये फिगर भी बताई और आज आई भी कि अराउंड 87% ऑफ आवर रेवेन्यूज हमने एग्जेम्पशंस दे दी हैं। तो फिर ये सर क्या गया ये सारा ऑटोमेशन, डिजिटाइजेशन, डेटा ऑपरेशन, फिर वो टैक्स कलेक्टर और टैक्स पेयर के बीच में ह्यूमन जो इंटरेक्शन है उसको कम करना, तो इन रिफॉर्म्स का फिर फायदा क्या होता है दाऊद साहब? रिफॉर्म्स रियलिस्टिकली कोई रिफॉर्म्स नहीं है। रिफॉर्म्स के नाम पे हमें पैसे मिलते हैं, हम उसकी पूरी एक आई वॉश करते हैं, रिपोर्ट्स लिखते हैं, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसमें से कोई एक आधा छोटा सा हिस्सा शायद हम करते हैं। देखिए अभी जो सर्वे का है उसमें 21% एक्सपेंस बढ़े हैं करंट, और टोटल एक्सपेंसेस 27% बढ़े हैं, और हमारा रेवेन्यू 17% बढ़ा है। आप देखें ना, हम लगातार ये फिस्कल जो है वो करें, और फिर आप देखें कि हमारी जो सर्विसेज सेक्टर है उसकी कंट्रीब्यूशन कदरे कम है, एग्रीकल्चर सेक्टर की ना होने के बराबर है टैक्स कलेक्शन में। अब उसको हम कभी बहाना बना देते हैं कि ये जी सूबाई सब्जेक्ट है, फलाना सब्जेक्ट है, लेकिन ये हकीकत है कि सूबाई सतह पे हो, सतह पे हो, उसकी कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स कलेक्शन ऑफ टैक्स बहुत मिनिमल है। जब तक हम ये कैश, हम ये अपनी वो
परफॉर्मेंस के जो हमारे जो सेगमेंट्स हैं इंडस्ट्री के, एग्रीकल्चर, सर्विसेज के, उनको बरूए कार नहीं लाएंगे। रिटेल सेक्टर बहुत बड़ा सेक्टर है, उसने ग्रोथ की है बहुत पिछले 10 सालों में। पाकिस्तान में रीजनल सतह पे भी ग्रोथ की है, अच्छी परफॉर्मेंस की है, लेकिन कंट्रीब्यूटरी फैक्टर उसका जो है वो बहुत कम है। शुमाइल साहब, हुकूमत जो है आप जानते हैं शुमाइल दाऊद साहब, नून लीग के बारे में उसकी जो मेन पॉलिटिकल बेस है वो सेंट्रल पंजाब है। सेंट्रल पंजाब मेन कहा जाता है कि ट्रेडर्स, होलसेलर, रिटेलर्स गढ़ हैं जो नून लीग के मेन पॉलिटिकल बेस कही जाती है। आप एक्सपेक्ट करते हैं रिटेलर्स को? पिछली हुकूमत में शब्बर जैदी साहब कहते हैं वो उस लॉबी के आगे हाथ उन्होंने हथियार डाल दिए, वो नहीं कर सके। ये हुकूमत कुछ कर सकेगी? नहीं कर सकेगी, लेकिन करना पड़ेगा। देखें, अब मैं खुद इस कम्युनिटी से हूं, मैं पहले रिप्रेजेंट करता रहा हूं, मुझे पता है क्या मसाइल हैं। नहीं एग्री करते रिटेलर्स, लेकिन रिटेलर्स को बैठ के समझाने की जरूरत है कि भाई आपकी इस वक्त एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है इस मुल्क को, आप इस तरह से नहीं चल सकते। फिर क्या ये आप इंतजार कर रहे हैं कि पूरी तरह से हम दिवालिया हो जाएं? आप मुझे फेलियर किसको कहते हैं? जब हुकूमत कलेक्ट नहीं कर सकती रेवेन्यूज तो वो टैक्स एमनेस्टीज देती है, जबकि हमारे ऊपर फैटिफ का भी यानी प्रेशर होता है, हमारे पास IMF का भी प्रेशर होता है। ये खुद एक फेलियर है कि हुकूमत फेल कर रही है। हुकूमत डायरेक्ट टैक्स नहीं कलेक्ट कर सकती, वो इनडायरेक्टली टैक्स कलेक्ट करती है। क्यों? क्योंकि वो फेल हो रही है। जब हुकूमत लगातार मुतवातिर तौर पे 74-5 ईयर्स के अंदर फेल हो रही है, तो फिर अब एक वक्त आ गया कि हमें अपनी पब्लिक को कॉन्फिडेंस पे लेने की जरूरत है कि भाई। अच्छा, फरिया हमारे साथ दोबारा मौजूद हैं। मैं एक सेकंड, अगर शुमाइल साहब हमें मौका दें। फरिया अदरी साहब दोबारा मौजूद हैं। फरिया, आपको आवाज आ रही है और ये मुझे बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि ये कोalition वो मुश्किल फैसले कर पाएगा जिसका इम्पैक्ट अभी इन्होंने लिए प्राइसेस पे, लेकिन आज के बजट में कोई ऐसा पॉलिसी डायरेक्शन आ सकेगा जिससे शायद इनको सियासी नुकसान भी हो? फरिया, ऐसे कौन जिस तक गवर्नमेंट आई थी तो कोई गवर्नमेंट अपनी मॉनिटरी के अनोखी पाकिस्तान में यूनिक बहुत जमाते हैं, लेकिन 4% में हम अब ये बड़ी और जो वो बगैर हुकूमत के होते तो मोर देन लाइकली नजर आती कि PMLN लीडिंग फ्रंट में है, उनका एक तासुर बना हुआ था खासतौर से इकोनॉमिक वो बिल्कुल इकोनॉमी। अब ऐसे बाद आ रहा है कि आगे इलेक्शन हो या जल्दी होने बड़ी इस साल के वक्त से उसमें ये उम्मीद करना कि बड़ी 20 किस्म के पैसे। फरिया की आवाज में आपकी आवाज में डिस्टॉर्शन बहुत है। फरिया, अगर हम कोशिश करते हैं कि अगर एक बार फिर रिकनेक्ट कर सकें, क्योंकि आवाज बहुत कट कट के आ रही है, मैं इस वक्त दुश्वारी है। अगर हम सही तरह दोबारा रिकनेक्ट कर सकें तो ये शायद शुमाइल साहब आप बात कर रहे थे, अगर आप उस तरफ से आ सकें। जफर साहब, आप उसमें कोई ऐड करना चाहें कि ये रिफॉर्म्स पर क्या सिर्फ आई वॉश होते हैं जो हुकूमत बार बार के, और आपने बार बार जफर साहब जिक्र किया मरात याफ्ता तबके का और ऑस्टेरिटीज का। सर, ये जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं, PIA, स्टील मिल, रेलवे, NHA, हमारी डिस्कोस, 90% तक तो लॉसेज इन्हीं के हैं। इनको कर्टेल डाउन कौन करेगा? ये भी तो ऑस्टेरिटी है, ये जो अरबों रुपए ब्लीड हो रहा है यहाँ से सालाना, अरबों खरबों रुपए। बिल्कुल सही बात यह है कि इस वक्त सबसे बड़ा मसला ही यही है जिसको कोई भी सियासी गवर्नमेंट एड्रेस नहीं करना चाह रही, क्योंकि ये जितने भी हुकूमतें हैं अगर ये अपनी सियासी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग से बाहर आएँ तो फिर ये को मुल्क के मफाद में फ़ैसला कर सकते हैं। और इस वक्त पॉइंट स्कोरिंग पॉलिटिकली नहीं होनी चाहिए। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ मुल्क की जो है ना फ़ायदे वाली बात उसको देखना चाहिए। ये जो जितने भी इदारे हैं सफ़ेद हाथी, इनको प्राइवेटाइज़ करने के लिए भी कोई ख़रीदने को तैयार नहीं है। उसमें मेन वजह यह है कि उनके एसेट्स तो बहुत हैं, लेकिन उनके साथ जो जहेज़ में स्टाफ है, लायबिलिटीज़ हैं, उसकी वजह से इसको कोई हाथ डालने को तैयार नहीं है कि इतने ज़्यादा उन लोगों के जो उनके जो ड्यूज़ हैं स्टाफ के, वो उसके एसेट से ज़्यादा हैं। तो इसके ऊपर हमको बैठ के तमाम सियासी जमातों को, मुक़्तदर हलकों को और कोर्ट्स को ये देखना पड़ेगा कि उसको वाइप ऑफ करें पिछली चीज़ें, तब कोई हमको ख़रीदार मिलेगा। और अगर देखिए स्टील मिल बंद है या और ऐसे इदारे बंद हैं तो फिर तनख्वाहें क्यों दी जा रही हैं?
और एक आदमी की जगह दो लेकिन जफर साहब, मैं अगर माजरत करूं, इसमें एक रिपोर्ट जिसका मैं जिक्र कर रहा था, उसमें ये काबीना मार्च 2021 में अप्रूव कर चुकी है, जिसमें 85 स्टेट ओन्ड कमर्शियल एंटरप्राइजेस हैं, कमर्शियल स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस हैं। उसमें वो फेरिस्त बता चुके हैं कि रिटेंशन किसकी करनी है, किसको रिस्ट्रक्चर करना है, किसके मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स प्राइवेट सेक्टर को देना है, किसको कॉर्पोरेटाइज करना है, किसके शेयर्स मार्केट में प्लेस करना है, या किसको कंप्लीटली सेल ऑफ करना है, या किसके सिर्फ एसेट्स को से तो इसके मुतालिक सैफान आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, काफी डिस्कोर्स हो चुका है, लेकिन हमें एक ब्रेक की जानिब जाना है और उसके बाद अब हम हाजिर होंगे 4 बजे अपने तमाम नाज़रीन और बजट के ऊपर डिस्कशन जारी रहेगी। एंड आई थिंक बाय दैट टाइम थोड़ी सी क्लैरिटी हमें यह भी मिल जाएगी कि बजट स्पीच की टाइमिंग एक्सपेक्टेड क्या है और चंद चीजें और भी पता लगेंगी। लेट्स टेक अ ब्रेक।